हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल सर्किट पढ़ा था। अब हमने आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट तीनों कंप्लीट कर लिए। अब उनके हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन है आपका एल आर सर्किट। एल आर सर्किट में एक इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद उसमें अल्टरनेटिंग सोर्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक इंडक्टर ले लिया और एक हमने रेजिस्टेंस ले लिया और उसको हमने इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ इसको एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, जिसकी वैल्यू E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर L और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों को फेज डिफरेंस निकालना है, हमें करंट वोल्टेज ये सब स्टडी करना है। तो यहाँ देखिए, जो करंट एल सर्किट से पास होगी वही आर सर्किट से पास होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर करंट का स्टेटस दोनों ही कंपोनेंट के अलॉन्ग सेम रहेगा, क्योंकि दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन के अलॉन्ग कनेक्ट हैं। और ऐसे में आपका आई दोनों के अक्रॉस सेम रहेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ इस सर्किट में, तो वोल्टेज और करंट को हम रोटेटिंग वेक्टर ट्रीट करते हैं। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो BL होगा। ये दिस इज द BL, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और इसके अक्रॉस होगा BR, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। अब आर सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों का ही फेज एंगल सेम होता था। यहाँ सब कुछ फेजर डायग्राम पर बेस्ड है। ये यहाँ पर अगर मैं ये ले लूँ कि ये स्टेटस BR का था, तो यही इसके अक्रॉस करंट का स्टेटस था और ये एंगल ओमेगा टी हुआ करता था। ठीक है, तो आर सर्किट के लिए ये फेजर डायग्राम हुआ करता था, आर सर्किट। अब अगर हम देखें एल सर्किट में, जैसा कि हमने पढ़ा था कि करंट क्या करता है, करंट π/2 यहाँ लैग करता है किससे, वोल्टेज से, यानी वोल्टेज करंट से π/2 लीड करेगा। अगर हमने एल सर्किट की बात करें तो एल सर्किट में ये था कि जो वोल्टेज था वो करंट से π/2 लीड कर रहा था और करंट π/2 लैग कर रहा था। इसलिए यहाँ जो वोल्टेज का स्टेटस होगा इंडक्टर के अक्रॉस वो ये होगा, जो कि इससे 90 डिग्री आगे होगा, ये BL का स्टेटस होगा। तो ये एंगल जो होगा वो यहाँ 90 डिग्री होगा। तो ऐसी स्थिति में जो फेजर डायग्राम बनेगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका स्टेटस ये रहेगा और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा उसका स्टेटस ये रहेगा। तो ये आपका BL हो गया और ये BR हो गया। तो यहाँ जो रिजल्टेंट होगा उसका वेक्टर ये होगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पर इसको एज ए वेक्टर हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ B की वैल्यू होगी √BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर प्लस 2BL BR और cos 90। और ऐसे में V इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, BL स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, cos 90 0 होगा। अब यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो B इक्वल्स टू IR होता है, यहाँ पर आ जाएगा IZ। Z इस सर्किट की इम्पीडेंस होती है और इम्पीडेंस का मतलब यही होता है कि कोई ऐसा अफेक्टिंग फैक्टर जो करंट को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ Z जो है वो इम्पीडेंस कहलाएगी। और ये रहा √BL का वैल्यू IXL होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, स्क्वायर प्लस BR की वैल्यू IR होगी, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी IZ इक्वल्स टू, I बाहर आ जाएगा, अंडर कितना मिलेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। I से I की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो Z की वैल्यू हमें मिलेगी। अगर हम Z की बात करें तो यहाँ हमें Z की वैल्यू जो मिलेगी √XL की वैल्यू आप ω_L भी लिख सकते हैं, ω_L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें तो Z की वैल्यू आ जाएगी Z इक्वल्स टू अंडर रूट
2 पाई एफ एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इम्पीडेंस फ्रिक्वेंसी के टर्म में होगी। तो इस सर्किट का इम्पीडेंस हो गया। अब इस सर्किट में अगर आप करंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो करंट फाइंड आउट करने के लिए वही आई आर एम एस इज इक्वल्स टू फार्मूला लगेगा बी आर एम एस ओवर कितना जेड। जेड इम्पीडेंस है तो आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वी आर एम एस अपॉन जेड है आपका अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये बात हो गई किसकी, ये बात हो गई आई आर एम एस की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आपको अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगा उसका जो फेज एंगल होगा वो कितना होगा, उसकी अगर हम बात करें, फेज एंगल अगर आप निकालना चाहते हैं तो फेज एंगल भी यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो ये फेज एंगल अगर हम इसको फाई मान लें तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बी आर हो गया और ये बी एल हो गया। तो टेन फाई आप यहाँ निकाल सकते हैं। तो टेन फाई फेज एंगल, अभी मैं बताऊंगा ये फेज एंगल किस किस के बीच की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो फेज एंगल होगा फाई वो कितना होगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर बी एल है और बेस कितना है बी आर है। तो ये आ जाएगा आई एक्सएल और ये आ जाएगा आई आर। आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन फाई। तो फाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। तो ये बात हो गई फेज एंगल की। तो फेज एंगल निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये करंट को निकालने के लिए फार्मूला है। और इम्पीडेंस निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये एल आर सर्किट की बात होगी। अब ये फेज एंगल किसके बीच में, ये एग्जैक्टली देखा जाए आर और करंट के लिए फेजर डायग्राम है। बी आर और आई सेम फेज में होंगे तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर हम इस सर्किट में करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम देखना चाहें तो ये डायरेक्शन होगा करंट का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, और ये डायरेक्शन होगा बी का। यहाँ से ये पता चल जाएगा करंट और वोल्टेज दोनों के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, वो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बात हो गई किसकी, एल आर सर्किट की। जब एक इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं तो ये एल आर सर्किट बन जाता है। और इसमें वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दोनों का फेज एंगल अलग होता है। और करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम फेज में रहते हैं। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थैंक यू सो मच।